होगा, और खबरों को लेके जो जुनून है, जो उन्माद है, जो मन में सोच है, वो बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप पत्रकार नहीं बन सकते। कैसे जो है आप लोगों से हमारी बातचीत हो, मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि आखिर जर्नलिज्म का जो कैरियर है वो कितना इम्पोर्टेंट है आजकल, कैसे आप इस फील्ड में जा सकते हैं, उसके अलावा कैसे ये जो पूरा फील्ड है उसमें कैसे कैरियर बनाया जा सकता है, उसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चतुर्वेदी इंडिया न्यूज में उत्तर प्रदेश का स्थानीय संपादक हूं, और आज मैं एक नोबल कॉज के लिए, इस संस्था के लिए और इस संस्था से जुड़े हुए जो लाखों लोग हैं दुनिया भर में, देश भर में, उनके लोगों के लिए आया हूं और आपको ये बताने आया हूं कि आखिर जो पत्रकारिता का कैरियर है, जो जर्नलिज्म का कैरियर है, उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कोई एक लड़का जिसने इंटर पास किया हो वो कैसे जर्नलिस्ट बन सकता है, और कौन कौन सी ऐसी विधाएं हैं, कौन कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें वो आगे जा सकता है। तो पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं जिससे कि आप लोगों को सवाल पूछने में थोड़ा बेहतर हो। एक रियल मोदी वाली एक किताब भी देना। मैं अरविंद चतुर्वेदी, मुझे जर्नलिज्म में आए हुए तकरीबन 17 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो शुरुआत हुई थी वो अखबार से हुई थी। उसमें हम लेख लिखते थे, इलेक्शन के समय रिपोर्टिंग करते थे, अलग अलग लोगों के व्यूज लाते थे, राय लेके आते थे और उसके बाद डेस्क पे लेके जाते थे और उससे खबरें बनाते थे। हमारे जो हेड होते थे हम उनको दिखाते थे। तो इस तरह से हमने बनारस में जर्नलिज्म की शुरुआत की। उसके बाद बनारस से मैं सीधे दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद आप लोगों को याद होगा कि बहुत पहले दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता था रोजाना के नाम से, जिसमें आधे घंटे का न्यूज बुलेटिन जो है वो दिखाया जाता था। उसमें पूरे देश भर की खबरें होती थी। उसके लिए मैंने रिपोर्टिंग का काम शुरू किया, और एज ए रिपोर्टर के तौर पे अगर हम देखें तो तकरीबन 1-1.25 साल जो है मैं वहां पर काम किया। वहां पर अजीत अंजुम जी जो बहुत सारे चैनल्स में काम कर चुके हैं, उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला, और खबरों के प्रति उनकी एक जो जुनूनियत थी, खबरों के प्रति जो उनकी थोड़ी सोच थी, वो थोड़ा लगता था कि नहीं, अजीत जी से सीखने में बहुत सारी चीजें हमने सीखी अजीत जी से। उसके बाद अगला जो हमारा सफर शुरू हुआ वो इंडिया टीवी का शुरू हुआ, जिसके मैनेजिंग एडिटर रजत शर्मा जी हैं। रजत शर्मा जी के साथ मैंने तकरीबन 12 साल काम किया है, और उस दौरान बहुत सारे संपादक जो है उसमें आते रहे, जाते रहे। प्रमुख रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उसमें सुधीर चौधरी जो इसमें आजकल जी न्यूज के संपादक हैं, उसके अलावा हेमंत शर्मा जो कि इसमें TV9 के न्यूज डायरेक्टर हैं, उसके अलावा अगर आप देखें रजत जी खुद वहां पर थे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग आए, किशोर मालवी, बहुत सारे लोग आए और गए। लेकिन वहां पर हमारी जो ट्रेनिंग हुई वो अल्टीमेट हुई, मतलब किस तरह से लड़ना है, कैसे 18 घंटे आप को काम करना होगा, और खबरों को लेके जो जुनून है, जो उन्माद है, जो मन में सोच है, वो बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप पत्रकार नहीं बन सकते, क्योंकि खबर, जिंदगी और मौत ये कभी भी आ सकती है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। आप रात को 12 बजे सोए हैं, उस समय आ सकती है। तो इंडिया टीवी में रहने के दौरान हमने बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी खबरें की जो आज भी अपने जहन में जिंदा हैं, ताजा है। उसमें मैं 2-3-4 खबरें, जो बड़ी खबरें हैं, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे आज भी इसलिए याद रहती हैं कि उसमें बहुत कुछ करने को, सीखने को मिला। उसमें मैं आपको बता दूं, राहुल महाजन का जो केस हुआ था दिल्ली में, बहुत चर्चित केस था, उसको हमें कवर करने का मौका मिला बहुत नजदीक से। उसके अलावा आरुषि केस को हमने पूरा कवर किया।
उसमें बहुत माइन्यूट जो चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी, उसमें हम लोगों ने उसको कवर करके उसकी हकीकत को जानने का मौका मिला। निठारी जो केस है उसको हमें कवर करने का मौका मिला। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे। सरकार जब बनती थी लोगों को लगता है कि दूर से जो पत्रकारिता का कैरियर है वो बड़ा शानदार है, लोग मंत्रियों के साथ घूमते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कठिन समय होता है, जो दर्द होता है, शायद उसको जो दूसरे लोग हैं वो भी जानने की कोशिश नहीं करते। और हम लोगों ने भी किसी फोरम पे, हो सकता है हम लोगों ने अपनों को बताया तो हो, लेकिन शायद किसी ऐसे फोरम पे किसी के साथ शेयर नहीं किया जो खबरों की जुनूनियत के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो 2000 जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मुझे याद है 2004 और में रात भर हम लोग बैठे रहते थे, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री कौन बन रहा है उसको लेके बहुत सारे सवाल जवाब थे। वो मेरे शुरुआती दौर थे और 18 घंटे 16 घंटे पता ही नहीं चलता था। मतलब हम लोग ये सोचते थे कि कैसे रात को जाए, और रात को, क्योंकि 3 बजे हम लोग को पिकअप लेने के लिए आती थी, तो रात को ही दाढ़ी बना के नहा के सोते थे कि जैसे फोन की घंटी बजेगी या कोई आदमी हमें आवाज लगाएगा तो हम लोग तुरंत जाके पिकअप में बैठ के अपने ऑफिस चले जाएं। तो समय का कुछ पता नहीं होता था। 16 घंटे 18 घंटे काम करना लाजमी था। मतलब ये एक रूटीन सा बन गया था, आदत सी बन गई थी। लेकिन हाँ, उसने कभी हारना नहीं सिखाया। उसने हमेशा ताकत दी, करेज दिया, हिम्मत दी, और कठिन परिस्थितियों में, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हुई, उसमें हम लोग पीछे मुड़ के, हम लोगों ने, मतलब अरविंद चतुर्वेदी ने नहीं देखा, और शायद यही कारण है कि हमें रोज, मतलब हर बार नए नए मौके मिलते रहे। तो इंडिया टीवी का मैंने आपको बताया कि जो सफर था वो भी बहुत ही शानदार था। 12 साल 13 साल लगभग मैंने उसमें काम किया, और लगभग इस देश के हर बड़े संपादक के साथ काम किया है और बड़े नजदीक से उसको देखा है। उसके बाद हमने 3-3.5 महीना जनमत एक चैनल आया था, उसमें काम किया था। उसमें भी हमारे संपादक उमेश उपाध्याय, हरीश गुप्ता और भी बहुत सारे लोग थे, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने का मुझे मौका मिला। कुछ समय तक एक चैनल था S1, जिसमें मुझे काम करने की जिम्मेदारी मिली। उसमें भी कुछ समय तक हमने काम किया और वहां पर भी मुझे सीखने का मौका मिला, लेकिन किसी कारणवश S1 बंद हो गया। फिर दोबारा मैं कुछ समय के लिए इंडिया टीवी में लौटा। उसके बाद आज के समय में इंडिया न्यूज में हूँ, जिसमें मैंने दिल्ली में काफी दिन काम किया। इस दौरान मुझे पार्लियामेंट कवर करने का मौका मिला, इंडिया टीवी की तरफ से भी और इंडिया न्यूज की तरफ से। और भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज की तरफ से जब मैं नेपाल में जब भूकंप आया था, तो उस भूकंप को भी कवर करने का मुझे मौका मिला था, और बड़ा कठिन दौर था। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब हम लोग सबसे ऊंचाई पे जा रहे थे, सबसे वहां पे कवर करने के लिए, कि जो भूकंप आया है, न जाने कितने सारे गांव बर्बाद हो चुके थे। तो उस दौरान हम लोगों की गाड़ी जो है बीच पहाड़ से जहां से रास्ता निकलता है, वो पूरा दलदल था, और उसमें हमारी गाड़ी फंस गई। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारे साथ एक फ्रांस की रिपोर्टर भी थी। ये इत्तेफाक था कि हमारे पास 10-12 रोटियां थी, रेडीमेड थोड़ा सब्जी था। हम लोगों ने उसमें पानी डाला और सब लोगों ने एक एक रोटी खा के पूरी रात बिताई। और अक्सर वहां पे भूकंप के झटके आते रहते थे, तो बड़ा इतना चैलेंज था। मुझे लगा कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है। मेरे साथ हमारा कैमरामैन, एक सहायक, एक ड्राइवर। तो जिंदगी जो है हमेशा खतरों से घिरी रही, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारी खबरें वहां से करके भेजी, और वहां की एक ऐसी याद मन में आज भी जिंदा है जो प्रेरित करती है कि नहीं, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, तो आप जो है हिम्मत के साथ उसको अगर करेंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। और जब मैं वहां से लौट के आया तो नेपाल के भूकंप के कवरेज से बहुत कुछ सीखा। मुझे लगा कि नहीं, वाकई मैंने देखा गरीबी, देखा मैंने देखा कि लोग घरों में मरे हुए पड़े थे, उनको कोई निकालने वाला नहीं है। तो जिंदगी को कैसे, लेकिन यह है कि बहुत सारी चीजें जब हम लोग वहां गए तो वहां पे नेपाली पुलिस आई, सेना आई, उन लोगों की मदद हुई। तो पत्रकारिता का एक बड़ा माध्यम यह है कि आप आउट ऑफ द वे जाके किसी न किसी की मदद कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई तो चाहे न्याय दिलाने की बात हो, चाहे उसके पास खाना पहुंचाने की बात हो। आप देखते हैं कि अक्सर कोई परिवार भूखा है। मुझे अभी इसी कोरोना काल में ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ जो मजदूर हैं वो बाहर से आ रहे थे, वो कई दिनों से खाना बिना खाए थे। हमें जानकारी मिली कि वो बनारस में एक
एक एक पैकेट बिस्कुट के लिए मोहताज थे। उसके बाद हम लोगों ने उस खबर को लिया और वहां से उसको उठा के चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात की, वहां के डीएम महोदय से बात की, वहां के कप्तान से बात की। उन लोगों को उनके घर पहुंचाया गया, बाकायदा गाड़ी में बिठा के उनको खाना खिलाते हुए, उनकी बाकायदा मेडिकल जांच के साथ। ऐसे ही कम से कम 70 मजदूर थे यहाँ पे जो गोरखपुर जाना चाहते थे। अब इन सारे लोगों के लिए बसेस की व्यवस्था कराई गई। तो पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा वे है जहां पे आपको काम करने की अगर आजादी है तो आप बहुत कुछ देश और समाज के लिए कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। किसी की मदद से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। किसी झूठ को समाज के सामने उजागर करने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। कोई ऐसा अनसुना सच जो दुनिया नहीं जानती है, उसको अगर जो है आप समाज के सामने लाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन इसी दौरान मैंने एक और काम किया। मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे एक किताब लिखी है। ये आप देख रहे हैं, इस किताब का नाम जो है द रियल मोदी है। इसमें हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, द रियल मोदी है। ये अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके 2 वर्जन आ चुके हैं, हिंदी और गुजराती में। 2018 की बेस्ट सेलर है और अगस्त में इसका जो है इंग्लिश वर्जन आ रहा है, जो आपको पढ़ने को मिलेगा। इस काम को भी करके बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने जब इंडिया टीवी से इस्तीफा दिया था, तो उस दौरान जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसको आदमी कभी भूलता नहीं है। और हर व्यक्ति को इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। तो जब सुख होता है तो उसको भी जीने की आवश्यकता है, और जब दुख होता है तो उसको भी आत्मसात करने की जरूरत है। तो जिस समय मैंने इस्तीफा दिया तो कुछ समय मेरे पास नौकरी नहीं थी, और मुझे लगा कि मैंने किसी संस्थान के साथ इतनी मेहनत से इतना काम किया है और मैं कहीं ना कहीं दुखी था, उदास था। मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस दौरान मैंने इस किताब को लिखने की अपने मन में दृढ़ता की, निश्चय किया कि नहीं, मुझे जो है कुछ ऐसा काम करना है जो पूरे देश और दुनिया में मुझे प्रसिद्धि दिलाए, मुझे लेके जाए, पूरे दुनिया में लोग उस किताब को पढ़े। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से संबंधित जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, या जितने भी भाषण प्रधानमंत्री जी के थे, जितनी भी बातें उनके बारे में कही जा रही थी, उन सारी बातों का गहन अध्ययन किया। उसमें मुझे समय लगा, महीनों में इसको अध्ययन किया। और इस सारी अध्ययन करने के बाद हमें एक बात लगा कि प्रधानमंत्री जी का जो ह्यूमन एंगल है, उनके मन में जो लोगों के लिए इमोशन है, उनके मन में जो अपने दोस्तों के लिए एक अलग सी जगह है, उसके अलावा उनका जो काम करने की जो स्किल है, अपने टीचर को लेके जो सम्मान है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रही हूं, लेकिन बहुत डीप अंदर जाके वो सारी चीजें आपको मिसिंग मिलती। तो मैंने ये तय किया कि मैं प्रधानमंत्री जी के इमोशनल एंगल को लेके एक किताब लिखने का काम करूंगा। और उसके बाद मैंने गुजरात जाने का निर्णय लिया। मैं प्रधानमंत्री जी के गांव गया, वडनगर गया। वहां पे मैं बहुत दिनों तक रहा। उनके बचपन के कम से कम 15 दोस्तों से मिला। उनके बचपन में उनके जो टीचर उनको पढ़ाते थे, मैं उनसे मिला। उनके माँ, बहन, भाई, बहनोई, संग में उनके साथ रहने वाले जो लोग थे, उनसे मिला। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ाने में, उनको एक मुकाम तक पहुंचाने में अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी। तो उन लोगों ने जो कहानियां बताई, जो स्टोरीज बताई, वो अपने आप में अद्भुत है। और वो सारी स्टोरीज जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। तो इस काम को करके जो संतोष मुझे मिला, वो अपने आप में बहुत हिम्मत देता है, बहुत ताकत देता है। इस समय वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ और एज ए स्थायी संपादक के तौर पे इंडिया न्यूज का काम देखता हूँ। यहाँ पे भी काम करने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे रोज नई चुनौतियां आती हैं और आपको काम करने का मौका मिलता है। जैसे आज अगर आप सभी साथियों ने जो भी पत्रकार बनना चाहते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। और हर व्यक्ति कुछ नया जानना चाहता है। उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं हमारे बगल में कोई व्यक्ति रहता है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति रहता है, ठीक है, वो कोरोना का पॉजिटिव निकल गया, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन सवाल यह है कि अब आप एक जनरल सी जानकारी है कि भाई हमारे घर के बगल में रहने वाला एक व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है। अब इसमें अगर हम खबर के लिहाज से देखें, अगर एक पत्रकार के दृष्टि से अगर हम इसको चाहेंगे कि हम इसको कैसे खंगालें,
तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति कहां से आया, जहां रहता था वहां पर उसका किसके साथ कांटेक्ट था, जब उसने सफर किया तो कहां कहां वो रुका, कहां उतरा, कहां बैठा, कहां क्या किया। उसके बाद जब यहाँ पे आया उसने तो एयरपोर्ट पे उसकी स्क्रीनिंग हुई कि नहीं हुई, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वो किस गाड़ी से बैठ के आया, और उसके बाद जब घर पहुंचा तो किससे किससे मिला। तो ये 5-7 जो चीजें हैं, अगर आपको पता है तो आप एक अच्छे पत्रकार हैं। और एक अच्छा पत्रकार होने की निशानी है कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हो उसके बारे में आपको कुछ अलग से पता होना चाहिए, कुछ अलग से जानकारी होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में किताब की चर्चा की तो कुछ अलग सी जानकारी है इसमें आप उनके टीचर, उनको जो टीचर पढ़ाते थे उसके बारे में, उसको पढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री की बारात में कौन कौन गया था, आप उसको भी पढ़ेंगे। तो सवाल है कि ये जो अलग करने की कुछ कोशिश है ना, मुझे तो लगता है कि शायद यही पत्रकारिता है। कुछ अलग सा लोगों के सामने लाने का जो प्रयास होता है, मुझे लगता है यही पत्रकारिता है। उसके अपने अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग विधाएं होती हैं, अलग अलग जो है फील्ड होता है, लेकिन पत्रकारिता तो यही है कि जो किसी को न पता हो वो आपको पता हो। तो आप समझिए कि सूचना के इस दौर में आप सबसे बड़े आदमी हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आज कोई बड़ा अफसर, कोई बड़ा मंत्री इस्तीफा दे रहा है और ये जानकारी अभी दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन आपको पता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। तो इस ताकत को आपको जगाने के लिए जरूरी है कि सूचना का जो तंत्र है उस पर आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। आप रोज अखबार पढ़ें, कम से कम 2 अखबार तो कम से कम पढ़ें ही। हिंदी के जो पत्रकार हैं वो उनकी लैंग्वेज, उनकी जो वर्तनी है, उनकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो टेलीविजन के पत्रकार बनना चाहते हैं तो वो समाचार जरूर देखें। उसमें आप देखें कि कोई व्यक्ति कैसे किसी समाचार को प्रेजेंट करता है। एक ही समाचार होता है लेकिन उसको प्रेजेंट करने की बहुत सारी विधाएं हैं। कोई विधा बहुत अच्छी लगती है, कोई विधा लगता है कि नहीं यार हम चैनल चेंज कर दें। तो ये आपको तय करना है कि आपके पास जितना भाषाई ज्ञान होगा, जितने सारे शब्द होंगे, उसके जरिए आप इस काम को आप इजाफा कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसमें नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं 2 उदाहरण छोटे छोटे आपको दूंगा। अभी एक खबर की चर्चा हो रही थी कि बहुत सारे मजदूर जो है अगर किसी राज्य में जाते हैं तो उनका जो खर्च है, उनका जो भाड़ा है, यात्रा भाड़ा है, उसको कांग्रेस देगी। ठीक है साहब, एक खबर आई। उसके बाद क्या हुआ, एक पत्रकार का काम क्या होना चाहिए? एक पत्रकार का काम ये होना चाहिए कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक रियलिटी टेस्ट जो है, इत्तेफाक से मैं ही गया था रेलवे स्टेशन, और हमने ये जानने की कोशिश की जिस ट्रेन से जो मजदूर आए थे उन्होंने उस पूरे रास्ते में उनके साथ जो भी हुआ उसको हमने जानने की कोशिश की कि कैसे जो है निकिता, अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे जो है जिसको लेके पूरे देश में राजनीति हो रही है और उस पे काम करना चाहिए। यानी इन मजदूरों का पैसा कांग्रेस की तरफ से दिया गया कि नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से दिया गया कि नहीं दिया गया, उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां दावा कर रही थी उनकी तरफ से दिया गया कि नहीं दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है एक खबर हुई और उसका परिणाम हुआ कि लोगों को जवाब देना पड़ा। अब आपका सवाल ये है निकिता कि आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्कोप इन जर्नलिज्म। बहुत बड़ा स्कोप है। आपको मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि आप जर्नलिस्ट के तौर पे बहुत कुछ कर सकते हो। जर्नलिस्ट के तौर पे आप समाज को बहुत सारी चीजें दे सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर ये जानकारी है कि कोई मिनिस्टर इस्तीफा दे रहा है और वो जनता के सामने नहीं आई है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने ताकतवर व्यक्ति हैं। तो जानकारी सबसे अहम है निकिता। और मैं आपके जवाब का ये देना चाहता हूं कि अगर आपके पास डिग्री है, अब आप डिग्री कैसे ले सकते हैं? इंटर करने के बाद जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में अगर इंटर कर लेता है, उसके बाद अगर वो जर्नलिज्म करना चाहता है तो उसके लिए पूरे देश भर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। उन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे जगहों पे एग्जामिनेशन होता है, लेकिन अब आप वो एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करेंगे, कैसे पास करेंगे, उसके लिए भी जरूरी है कि आपके पास ज्ञान का भंडार हो,
आपके पास करंट अफेयर का भंडार हो। तो उसके लिए आपको रोज अखबार पढ़ना चाहिए, रोज जो है खबरों को देखना चाहिए, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब शायद आपके लिए ज्यादा आसान है उस एग्जाम को क्रैक करना। आप संपादकीय पढ़िए, आप किताबें पढ़िए। किताबों से अच्छा आपका दोस्त कोई नहीं है। आपको किताबें जो रास्ता दिखा सकती हैं वो कोई नहीं दिखा सकता है। तो किताबें तो अवश्य पढ़िए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नई नई चीजें पढ़िए, नया थॉट लेके आइए, नया आइडिया लेके आइए और अपने लोगों के बीच में शेयर करिए। आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेज के बारे में आपने पूछा है अनु। मैं आपको बता दूं कि जो हमें जो लगता है कि वैसे तो बहुत सारे कॉलेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत में ये कहा जाता है कि अगर IIMC जो दिल्ली में है, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, जिसकी फीस भी बहुत कम है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। बाकायदा आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। फीस के स्ट्रक्चर के बारे में मुझे जानकारी अभी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि वो बदलता रहता है समय के साथ। लेकिन हाँ, अगर वहां से आप जर्नलिज्म करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौके होंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सिर्फ जर्नलिज्म कर देने से आदमी जर्नलिस्ट नहीं हो जाता। जर्नलिज्म करने से आपको डिग्री तो मिल सकती है, लेकिन जर्नलिस्ट तो आप अपने स्किल से ही होंगे। और वो स्किल है आपकी खबरों को लेके भूख, आपकी लिखने की क्षमता, आपकी किसी चीज को समझाने की क्षमता, आपकी किसी चीज को समझने की क्षमता। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, बहुत सारे जर्नलिस्ट आपके आइकॉन होंगे, बहुत सारे जर्नलिस्ट को आप उनसे मिलने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन उनके जीवन के पीछे का जो संघर्ष होता है वो बहुत कठिन होता है, बहुत आसान नहीं होता है। तो मेरा ये आपसे ये कहना है कि आप लोगों को लगे कि आपको कुछ पूछना है व्यक्तिगत रूप से, तो मैं हर्षित को मैं नंबर भी दे दूंगा, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके उस विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं सिम्बायोसिस भी है, MIT है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, और उसके अलावा आप देखिए माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, जामिया है, ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। देवेंद्र, BHU बहुत ही बढ़िया है और BHU में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके पास करके आप जो है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें आ गई, क्योंकि अब पत्रकारिता की बहुत सारी विधाएं हो गई हैं। टेलीविजन पत्रकारिता, अखबार पत्रकारिता के अलावा भी अब डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा वर्ल्ड है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा वर्ल्ड है। उसके अलावा आप देखिए बहुत सारे PRO होते हैं। आप देखते हैं कि भारत सरकार में जो DG PIB होते हैं, उसका एक अलग से पद होता है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन के प्रमुख सचिव होते हैं, उसके डायरेक्टर होते हैं। और जिलों में आप सूचना अधिकारी जो देखते हैं वो भी जर्नलिज्म के थ्रू ही, जो लोग UPSC के थ्रू एग्जाम क्रैक करके गए हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो सरकार की छवि को बेहतर करने का काम करते हैं, सरकार की सूचनाओं को पत्रकारों को देने का काम करते हैं, उनके लिए आर्टिकल लिखते हैं, उनके लिए सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। तो आप देखते हैं कि हर विभाग में, आप हर अलग अलग विभाग में अगर आप देखें तो आपको जो है जर्नलिस्ट PRO मिलते होंगे। तो ये भी एक विधा है। डिजिटल मीडिया में आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मंत्रियों के साथ लगे हुए हैं, PMO कार्यालय में ट्वीट करने वाले दूसरे लोग हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। फेसबुक के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। आप देखिए ये भी सारी चीजें जो है, जो सोशल मीडिया है, ये भी मीडिया से ही संबंधित है। इसके लिए तो आपको डिग्री की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह है कि आपके अंदर स्किल अगर होगा, अगर जर्नलिस्टिक सोच नहीं होगी तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। रंगा सर ने एक सवाल पूछा है कि जो है क्या जर्नलिस्ट सिर्फ रिपोर्टिंग ही करते हैं? नहीं सर, जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग के अलावा बहुत कुछ करते हैं। जैसे मैं चैनल का एक सेटअप आपको बताता हूं कि आखिर जो खबर जाती है वो कैसे ऑन एयर दिखती है, वो मैं समझाऊंगा तो शायद लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो फील्ड में जो जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे कोई एक घटना घटी लखनऊ में, हमारा रिपोर्टर गया वहां से, उसने उसको कवर किया, कैमरे में कैद किया, वहां पे खड़े होकर उसने कुछ लाइनें बोली कि आज यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक बड़ा मंदिर है और कभी मंदिरों का चढ़ावा 1 करोड़ रुपए महीना आता था, लेकिन आज कोरोना की वजह से ये सिर्फ 5 लाख रुपए रह गए हैं।
उसके बाद हम वहां से संबंधित जो व्यक्ति हैं जो मंदिर की देखभाल करते हैं उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के दौरान हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये कोरोना काल चल रहा है उसमें इन्होंने अपनी आखिर कैसे व्यवस्था की। तो ये खबर लेके जब हमारा रिपोर्टर हमारे पास आता है तो हम उस खबर को एनालिसिस करते हैं, हम उसमें जानते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे खबर की स्ट्रेंथ बड़ी हो सकती है, मजबूत हो सकती है, ताकतवर हो सकती है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो मिनिस्टर हैं, संबंधित विभाग के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करें। उसके बाद खबर जो है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके होते हैं भेजने के। अब तो शायद तीन तरीके 4 तरीके हो गए। हमारे पास एक लाइव व्यू मोड होता है जिसके जरिए हम खबर कैमरे के जरिए हमारा जो दिल्ली का मेन ऑपरेशन की जो जगह है वहां भेज देते हैं। उसके अलावा हम व्हाट्सएप के जरिए, आजकल तो मोबाइल के जरिए भी जो है आप जो है वो कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए जो है आप खबर भेज सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं, उसके अलावा हमारे पास ओबी वैन होती है जिसके जरिए आप खबर को जो है तुरंत भेज सकते हैं। जब वहां खबर चली जाती है तो हमारा जो आउटपुट होता है वहां पे हमारे एक इंचार्ज होते हैं, वो इंचार्ज का पूरे देश में कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी जर्नलिस्ट होते हैं। मैं आपको अब इसमें आप इस बात को समझिएगा कि किन किन फेज में जर्नलिस्ट जो है आ रहे हैं। अब दिल्ली जब खबर गई तो वहां पे हमारे संपादक होते हैं, संपादक के साथ खबरों के एक इंचार्ज होते हैं जो पूरे देश से जो खबरें डिसाइड होती हैं मीटिंग में उसको तय करते हैं कि आज हमारा जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा वो क्या होगा। उसी हिसाब से खबरें आगे बढ़ती हैं। तो जब ये डेस्क के पास खबर जाती है तो उसमें डेस्क पे बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, उसमें एडिटर होता है जो खबर को एडिट करने का काम करता है, एक राइटर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है जो स्क्रिप्ट को लिखने का काम करता है, उसमें जो गलतियां होती हैं उसको ठीक करने का काम करता है। तो यहां से हमारा जो रिपोर्टर खबर भेजता है उसको एक बार वो रीचेक करता है। वो सारे के सारे जर्नलिस्ट हैं, वो पर्दे के पीछे होते हैं जिनको आप नहीं देखते हैं। तो वो इस खबर को एडिट करने का काम करते हैं। एडिट करने के बाद इसकी बाकायदा वीडियो एडिटिंग कराई जाती है और वीडियो एडिटिंग कराए जाने के बाद ये खबर ऑन एयर जाने के पहले उसका बाकायदा प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू होने में उसमें जो भी कमियां होती हैं उसकी कोशिश ये की जाती है कि कैसे जो है उन कमियों को दूर किया जा सके। तो उसके बाद ये खबर ऑन एयर होती है। तो इसमें जितने लोग होते हैं उसमें कोई टेक्निकल स्टाफ होता है जिसने कोर्स किया होता है कैमरे का, जिसने ओबी इंजीनियर होते हैं जो उसमें ओबी के जरिए जिससे लाइव प्रसारण आप देखते हैं उसका उन्होंने कोर्स किया होता है। तो ये सारे लोग जो है होते तो जर्नलिस्ट हैं। ओबी इंजीनियर को छोड़ के बाकी जगहों पे आप जो डेस्क में जो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे जो दोनों लोग पाएंगे वो जो है वो कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अखबार जो होता है, अखबार में काम करने की भी अपनी अलग विधाएं होती हैं। आप उसमें देखते हैं बड़े अलग अलग तरीके के जर्नलिस्ट आपको दिखते हैं। क्राइम रिपोर्टर अलग दिखते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर अलग दिखते हैं, स्पोर्ट्स के जो रिपोर्टर हैं वो अलग दिखते हैं, फिल्मी दुनिया के जो रिपोर्टर हैं वो अलग दिखते हैं। यहाँ पे भी वही सेटअप है, लेकिन वो सारे जर्नलिस्ट होते हैं। उसमें ये होता है अब कि जब आप जर्नलिज्म करते हैं तो जर्नलिज्म करने के दौरान आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसमें आपको लिखना पढ़ना अच्छा लगता है, व्यक्ति उसी को चूज करता है। जैसे मुझे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग अच्छी लगती है या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अच्छी लगती है, तो हमने जब हम शुरुआत करते हैं तो हम इस विषय में ही मुझे जो है असाइनमेंट दे तो शायद मैं ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसमें निकिता ने एक और सवाल पूछा है और कलाधर त्रिपाठी ने भी एक सवाल पूछा। मैं दोनों का जवाब देता हूं। निकिता का कहना है कि इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। निश्चित रूप से निकिता, किसी भी चीज को करने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और मैं समझता हूं कि जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो हम लोग समय समय पे जो है ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग उसके लिए इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे चैनल्स ट्रेनिंग देते हैं। 6-6 महीने की हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसको लेके हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाने में मदद करती हैं। कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए जब किसी से आप मिलने जा रहे हैं, आपका एटीट्यूड बड़ा मायने रखता है, आपकी स्किल बहुत मायने रखती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। कलाधर तिवारी पूछ रहे हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता के संदर्भ में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कलाधर कि जब आपकी सोच निष्पक्ष होगी तो मैं समझता हूं कि पत्रकारिता अपने आप निष्पक्ष हो जाएगी।
किसी चीज को लेके आपको प्रिजुडिस होने की जरूरत नहीं है। आपको तथ्यों के आधार पे अपनी रिपोर्ट बनानी है। आपकी के पास जो चीजें दिखें उसी आधार पे जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो शायद वो रिपोर्ट अच्छी कही जाएगी। कभी कभी व्यक्ति इसमें वॉयस हो जाता है, कभी कभी लोगों को लगता है कि इसने तो उनके मन की बात कही है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के लिए बहुत आवश्यक है कि आप निष्पक्ष हो, क्योंकि लोगों को आरोप लगाना बहुत आसान होता है। उसके बाद हम अगले सवाल पे आ रहे हैं, सामान्यतः किस तरह की चुनौतियों। देखिए, सुनीता तिवारी जी ने एक सवाल पूछा है, उसमें कहा कि कैरियर के शुरुआत में सामान्यतः किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि नौकरियां, जो लोगों को लगता है कि नौकरियां बड़ी आसानी से मिल जाती है, जिंदगी बहुत आसान है, ऐसा है नहीं। जब आप जर्नलिज्म का कोर्स कर लेते हैं तो जब आप किसी चैनल में नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपका टेस्ट होता है, और वो टेस्ट सिर्फ हिंदी का नहीं होता। अगर हिंदी का पत्रकार है तो सिर्फ सोचे कि हिंदी की पत्रकारिता से उसका काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कभी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो आपको इंग्लिश का बहुत बेहतर ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपने कैरियर में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेंगे। और मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश पे सामान्य मतलब बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, तो आपकी पत्रकारिता बेहतर हो सकती है। लेकिन पत्रकार सिर्फ हिंदी इंग्लिश सीखने से नहीं होगा। पत्रकार का स्किल जो है खबरों की वजह से होगा, और अगर आप अच्छे पत्रकार हैं तो आपके पास खबरों की स्किल होनी चाहिए, वही आपको अच्छा पत्रकार बनाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अभी हमारे एक साथी आशुतोष मिश्रा जी ने कहा कि सर आपने मुझे ट्रेनिंग दी है, एकदम याद है आशुतोष। हर्षित का कहना यह है कि इफ समवन इंडिविजुअल वांट टू स्टार्ट द रिपोर्टिंग टू सोसाइटी टू डू दे रिक्वायर एनी लाइसेंस फॉर। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आज के समय आप देखिए कि हर व्यक्ति जो है पत्रकार है। कोई भी आप देखिए, कोई भी ट्वीट कर देता है, कोई भी फेसबुक पे अपडेट कर देता है, कोई परेशान है खुद रिपोर्टिंग करके लोगों तक पहुंचा देता है, सरकार उस पर संज्ञान लेती है। बहुत सारी खबरें आप देखते हैं कि फेसबुक से सरकार ने संज्ञान ले लिया कि भाई ये यहाँ पे ये अत्याचार हुआ है, ये पुलिस ने अत्याचार किया है, प्रशासन ने किया है, या ये गड़बड़ी हुई है, तो सरकार उसको खुद संज्ञान ले लेती है, और संज्ञान लेने के बाद उसमें कार्रवाई होती है, एक्शन होता है। तो उसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है अर्षित, वो कोई भी रिपोर्टिंग कर सकता है। आप देखिए आजकल छोटे छोटे बच्चे अपने घर की, अभी आपने देखा कोरोना काल में बच्चों ने रिपोर्टिंग करके भेज दी, वो भी टेलीविजन पे चला, अखबारों में छपा, तो उसके लिए उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि दर्शक क्या देखना चाहता है और उसमें कौन सी नई इंफॉर्मेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है अवनीश तिवारी जी का। वेब चैनल भी बहुत, आज देखिए कि व्यक्ति वेब चैनल की तरफ भाग रहा है क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है, और उसके लिए शायद आजकल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अवनीश तिवारी जी, डीएम के यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आप फिलअप करिए, फिलअप करने के बाद उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप वेब चैनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वेब चैनल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि उसका रेवेन्यू कैसे आएगा। तो उसमें कहा ही जाता है कि शायद आप एक निश्चित सीमा तक जो है आपकी लाइक्स हो जाएंगी, तब आपको जो है रेवेन्यू मिलना शुरू होगा। तो इसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा शायद, और तब आप रेवेन्यू जो है उसका कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी संस्थान को, किसी भी चैनल को, किसी भी यूनिट को चलाने के लिए आपको रेवेन्यू की बहुत आवश्यकता होती है। कैमरा आनंद ने कहा कि नहीं आनंद, ये आवश्यक नहीं है। आपके सवाल से मैं सहमत हूं भी, नहीं भी हूं, दोनों बातें हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप अच्छे पत्रकार हैं तो गॉडफादर की आवश्यकता नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी की नजर पड़ेगी, हो सकता है थोड़ी देर जरूर हो जाएगी। आपको वेल विशर की जरूरत है, गॉडफादर की नहीं आनंद। और मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगी। आपने हमारे साथ काम किया है और आपने देखा होगा कि कैसे खबरों को लेके जो जुनून रहता है, अगर वो जुनून है आनंद, तो खबरें तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये शायद मेरा अनुभव कहता है। आशुतोष पूछ रहे हैं कि अच्छा, आशुतोष ने मुझे बताया कि जब मैं शुरुआती दौर में दिल्ली में था, इंडिया टीवी में, तब मैं आपके साथ जाता था। थैंक यू आशुतोष। प्रिंट मीडिया इज ए स्ट्रॉन्ग देन सोशल मीडिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी मीडिया जो है, सवाल है कि मीडिया बहुत, मतलब प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के अपने अलग अलग रोल्स हैं। आप हर्षिल ये समझिए, आप
सोशल मीडिया, आप देखिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और अमेरिका में घटना चल रही है, आप देखिए इसमें अमेरिका के जो हालात हैं, आप देखिए पूरी दुनिया भर में वो चीजें फैल गई। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत। और रह गई प्रिंट मीडिया की बात, तो प्रिंट मीडिया आप अगले दिन पढ़ेंगे अखबार में, अखबार जब छपेगा तब आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उस पर रिएक्ट करेंगे। तो लेकिन वो क्या है कि वो पूरी जिंदगी भर के लिए आपके सामने एक आईना की तरह रहेगा। आप देखिए, अगर हम पुरानी चीजों को देखते हैं, अभी मैं लाइब्रेरी, विधानसभा का यहाँ लखनऊ में लाइब्रेरी है, बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है। आप जाइए देखिए, वहां आपको 10-20 साल पुरानी चीजें मिल जाएंगी, मैगजीन मिलेगी, अखबार मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जिस समय चीजों को कलेक्ट करने की बहुत सारी चुनौतियां थी, वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी उपलब्ध कराती हैं। प्रीति पूछ रही हैं आज जर्नलिस्ट की समाज के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जर्नलिस्ट की समाज के लिए हमेशा इंपॉर्टेंस रही है। आप देखिए, आप लोग नारद नाम देते हैं, नारद को एक ऐसा कैरेक्टर मानते हैं कि इनका काम ही है लोगों के बीच में झगड़ा लगाना। ऐसा नहीं है। नारद की सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, वो भूमिका ये होती है कि वो जो है सूचना को यहां से उठाकर ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पे वहां पर कार्रवाई हो जाए। तो यही काम पत्रकार भी करता है। वो जमीन से सूचना उठा के लेके आता है, गांव से सूचना उठा के लेके आता है और सरकार के पास लेके जाता है। अब आप सोचिए कि एक साधारण सा ग्रामीण जो रोज लड़ रहा है खाने के लिए, रोज लड़ रहा है पानी के लिए, जमीन के लिए, पता नहीं न जाने कितनी सारी समस्याएं हैं। अगर वो वहां से अपनी सूचना को पहुंचाने के लिए आएगा, कैसे पहुंचा पाएगा? उसको लोग अंदर जाने नहीं देंगे। तो पत्रकार का जो काम होता है वो यही होता है कि सूचना को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसमें बहुत सारी नई बातों को ऐड करना, समाज को समय समय पे सचेत करते रहना और एक ऐसी व्यवस्था देने की कोशिश करना जिससे कि समाज जागरूक रहे, अपने अधिकारों को समझे, अपने लिए लड़े। उसके अलावा हरिओम ने ग्रेट कहा है। निकिता ने फिर एक सवाल पूछा है, इनका कहना है कि और क्या एक्स्ट्रा स्किल जो होने चाहिए एक अच्छे जर्नलिस्ट में होने चाहिए। निकिता, आपको मैं बता दूं कि आपके आंख नाक कान सब खुले अगर हैं तो शायद आपसे अच्छा जर्नलिस्ट कोई नहीं हो सकता। मैंने जैसा एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आपके बगल में कोई रहने वाला है और उसके बारे में आप, और मैंने ये भी कहा कि अगर वो कोरोना का पेशेंट है और वो कैसे, कहां से आया, क्या हुआ, उसके साथ जो सारा घटनाक्रम है, अगर वो आपको पता है तो आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। कुछ नई चीजें खोजने की जो आदत है वो अगर आपके अंदर है तो आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तब आपको सिर्फ डिग्री की जरूरत है। जर्नलिस्ट तो आप पहले से हैं, पैदाइशी हैं। कुछ नया करने की कोशिश, कुछ नया खोजने की कोशिश, कुछ नया जानने की इच्छा, लोगों को बताने की इच्छा, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जर्नलिज्म में बहुत जरूरी है और एक स्किल है ये जो आपको आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करेगी। ये ध्यान रखिएगा। हमारे साथी हैं हरीश, हेलो कहा है। हेलो हरीश जी, बहुत थैंक यू आपको। उपेंद्र सिंह जी हैं आजमगढ़ से। इनका कहना है कि जब योगी जी आए थे तब यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। मैं बहुत अच्छा हूँ उपेंद्र जी। सुजीत यादव जी कह रहे हैं कि सुजीत जी ने सवाल ऐसा पूछा कि क्या पत्रकारिता के पेशे में गिरावट आई, देखा जा रहा है। सुजीत, देखिए समय समय पे हर चीजों में बदलाव आता है। बहुत सारे बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ उसमें बुरे लोग भी होते हैं। तो ये हमें आपको तय करना है कि हमें किसके साथ रहना है, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे होंगे। और मेरा भी यही मानना है कि जहां अच्छे लोग होते हैं वहां कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हमें बुरे लोगों से बचना है, बुरे लोगों से दूर रहना है और शायद यही सफलता की अच्छी और बड़ी निशानी है। मेरे से अगर कोई, किसी को मन में कोई सवाल पूछने की इच्छा होगी, अगर कुछ कोई जानना चाहता होगा तो हर्षिल के पास मेरा नंबर है, वो नंबर लेके व्यक्तिगत रूप से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।